हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग सल्तनत काल के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स सल्तनत काल में स्थापत्य कला कैसी थी, इसकी टैक्सेशन सिस्टम क्या था, सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्थापत्य कला से। तो स्थापत्य कला के अंदर तीन प्रमुख कार्य कुवात उल इस्लाम, ढाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, ये तीन प्रमुख निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। कुवात उल इस्लाम मस्जिद की बात करें तो तुर्क के द्वारा भारत में स्थापित यह पहला मस्जिद था। वहीं ढाई दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर के अंदर स्थित है। यहाँ पहले संस्कृत विद्यालय स्थित था। कुतुब मीनार जो है वो कुतुब मीनार के कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पूरा नहीं करवाया जाता है, बाद में चल कर के इल्तुतमिश इस कार्य को पूरा करता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब देखते हैं इल्तुतमिश के द्वारा किए गए प्रमुख निर्माण कार्य। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा, हौज ये शमसी और शमसी ईदगाह, ये प्रमुख तीन निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया जाता है। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। आगे बलबन को देखें फ्रेंड्स, तो बलबन का मकबरा का निर्माण बलबन के द्वारा किया जाता है और यह मकबरा जो है वो विशुद्ध इस्लामी शैली का प्रथम मकबरा भारत के अंदर था। वहीं सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा और हौज ए अलाई, ये तीन प्रमुख निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। साथ में हजार खंभा महल और हौज ए खास, ये प्रमुख निर्माण कार्य जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स मुबारक खिलजी। तो मुबारक खिलजी के द्वारा ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। तुगलकाबाद का किला, गियासुद्दीन का मकबरा और आदिलाबाद का किला, तुगलकाबाद का किला और गियासुद्दीन का मकबरा गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा निर्माण किया जाता है। वहीं आदिलाबाद का किला जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्माण किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे स्थापत्य कला के प्रमुख कुछ कार्य जो कि सल्तनत काल के विभिन्न शासकों के द्वारा किए गए। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स फिरोज शाह कोटला और फिरोज शाह मकबरा, ये प्रमुख दो निर्माण कार्य फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है। वहीं मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स साहित्य के विषय में। साहित्य के विषय में कौन कौन से ऐसे दरबारी इतिहासकार रहे हैं जो प्रमुख साहित्यों की रचना की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ताज उल नासिर, इसकी रचना हसन निजामी के द्वारा की गई है। इस पुस्तक के माध्यम से कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। वहीं मिनहाज उस सिराज के द्वारा तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक की रचना की गई है जिससे हमें सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के विषय में जानकारी मिलती है। वहीं तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन बर्नी का प्रमुख रचना है। जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो ये पहले मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था और बाद में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहा। वहीं फ्रेंड्स फुतूहत ए फिरोज शाही, फुतूहत ए फिरोज शाही जो है वो फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा है। वहीं किताब उल रहला जो कि इब्न बतूता के द्वारा रचित है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से भारत की यात्रा पे आया था। बाद में जाकर के मोहम्मद बिन तुगलक इसे चीन राजदूत बना करके भेजता है। वहीं तारीख ए मुबारक शाही का बात करें तो ये अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक के माध्यम से हमें सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स साहित्य को हमने देखा, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स कुछ और पुस्तक है जिससे हमें सल्तनत काल के विषय में जानकारी हासिल होती है। जैसे फुतुह उस सलातिन, ये ख्वाजा इसामी के द्वारा रचित है और इससे गजनवी वंश से लेकर के तुगलक वंश तक की जानकारी हासिल होती है। अब अमीर खुसरो के द्वारा रचित कुछ पुस्तकों के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। जैसे किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आसिका, नूह सिपिहर
और तुगलकनामा, ये कुछ प्रमुख पुस्तक है अमीर खुसरो का, जिससे सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में जानकारी हासिल होती है। चलिए अमीर खुसरो के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। इसका जन्म 1253 ईस्वी में होता है यूपी के अंदर। इसे भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है, अर्थात भारत का तोता कहा जाता है। यह बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहा था। और इसकी खोज की बात करें तो यह सितार और तबला का आविष्कार के रूप में भारत में जाना जाता है। खुसरो वह पहला मुसलमान था जो अपने आप को भारतीय कहता है, और साथ में यह इसे कव्वाली शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। कुछ नोट फ्रेंड्स देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा का बात करें तो यह फारसी था। तो इस प्रकार से हमने साहित्य को देखा। अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स प्रशासन व्यवस्था के विषय में। तो प्रशासन व्यवस्था के मुख्य दो केंद्र थे, एक केंद्रीय और दूसरा प्रांतीय। केंद्रीय स्तर पे प्रशासन जो है वो सुल्तान करता था, वहीं प्रांतीय स्तर पे प्रांत को इक्ता भी कहा जाता था। प्रांतीय स्तर को विभिन्न भागों में बांटा गया था, जैसे परगना और परगना को गांव में। आप वर्तमान स्थिति को भी देख करके तुलना कर सकते हैं। जैसे केंद्रीय स्तर पे लोकसभा होता है, जबकि प्रांत स्तर पे विधानसभा होता है, जबकि गांव स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था होता है। तो वर्तमान से तुलना करके आप इसमें जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मंत्री परिषद को देखते हैं। तो फ्रेंड्स मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था, और इस मंत्री परिषद के अंदर विभिन्न मंत्री होते थे। जैसे अभी वर्तमान समय में प्रमुख मंत्री प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से उस समय प्रमुख मंत्री जो है वो वजीर हुआ करता था। आज के हम प्रधानमंत्री से इसकी तुलना कर सकते हैं। और इसका प्रमुख कार्य जो है वो राजस्व व्यवस्था की देखरेख करना होता था। वहीं दूसरा मंत्री विभाग जो है वो आरिज ए ममालिक होता था, जिसका प्रमुख कार्य सैन्य विभाग, ये जो आरिज ए ममालिक होता था वह सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था। उसके बाद फ्रेंड्स दबीर ए खास या पत्राचार विभाग का ये प्रधान हुआ करता था। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और विभाग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स कुछ और महत्वपूर्ण विभाग है, जैसे सद्र ए सुदूर जो है वो धर्म विभाग का प्रधान था। वहीं काजी उल कुजात यह न्याय विभाग का प्रधान था। वहीं बरीद ए ममालिक की बात करें तो यह गुप्तचर विभाग का प्रधान हुआ करता था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने प्रशासन व्यवस्था को देखा, और इसमें कई विभाग थे। इसमें हेड जो है वो वजीर था, और वजीर को आज के प्रधानमंत्री से तुलना करके हम लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं टैक्सेशन सिस्टम यानी कर व्यवस्था। कर व्यवस्था की बात करें फ्रेंड्स तो कर को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला कृषि कर और दूसरा धार्मिक कर। तो कृषि कर में मुख्य रूप से दो कर आते थे, उस्र और खराज। वहीं धार्मिक कर का बात करें फ्रेंड्स तो ये तीन प्रकार से थे, जकात, जजिया और खम्स। उस्र जो है वो मुसलमान किसानों से लिया जाने वाला कृषि पर कर था। वहीं खराज की बात करें तो ये गैर मुसलमान से लिया जाता था। और जकात की बात करें फ्रेंड्स जो कि एक धार्मिक कर था, यह धनवान मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। वहीं खम्स जो है वो लूट का धन था, जो भी व्यक्ति धन लूटते थे अथवा खजाना ढूंढते थे उनसे ये कर लिया जाता था। इसके अलावा भी फ्रेंड्स कई प्रकार के कर थे, जैसे कि व्यापारिक कर था, चारागाह कर था, सिंचाई कर था, ये सभी कर भी लिया जाता था। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा अभी टैक्सेशन सिस्टम को, कर व्यवस्था को कैसी थी। तो विभिन्न प्रकार के कर हमने देखा, कृषि कर और धार्मिक कर। अब देखते हैं सैन्य व्यवस्था, सैनिक संगठन के बारे में। तो फ्रेंड्स सैनिक संगठन को देखते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से चार प्रकार के सैनिक संगठन होते थे। पहला बात करें तो सुल्तान जो है वो खुद सैनिक के रूप में लोगों को भर्ती करता था। वहीं दूसरा बात करें तो इक्तादार होता था, और यह प्रांतीय शासकों के द्वारा सैनिक की भर्ती की जाती थी। इक्तादार का मतलब होता है प्रांत, और प्रांत के द्वारा जो सैनिक की भर्ती की जाती थी वो मुख्य रूप से प्रांतों की देखरेख करने के लिए किया जाता था। वहीं तीसरा अस्थायी सैनिक भी हुआ करता था। चौथा जो है मुसलमान मुसलमान जो थे वो भी सैनिक के रूप में कार्य किया करते थे, क्योंकि जब कभी भी हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध लड़ना होता था तो यही मुसलमान स्वयंसेवक जो है वो युद्ध के रूप में कार्य किया करते थे। फ्रेंड्स यदि सैनिक की बात करें किस प्रकार की सेना थी,
तो मुख्य रूप से घुड़सवार सेना, गज सेना यानी कि हाथी सेना और पैदल सेना यहाँ पे कार्यरत थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेना का जो संगठन है और जो पदों का विभाजन है वो दशमलव व्यवस्था पर आधारित था। तो फ्रेंड्स, हमने सैनिक व्यवस्था को देख लिया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। सैन्य व्यवस्था में कुछ प्रमुख हेड भी बनाए गए थे ग्रुप का नेतृत्व करने के लिए। तो देखिए 10 घुड़सवार सैनिक के बराबर एक सरे एक खेल। यहाँ पे फ्रेंड्स सरे एक खेल होगा, सरे एक खेल। और 10 सरे एक खेल के बराबर एक सीफ हसालार होता था। वहीं 10 सीफ हसालार के बराबर एक अमीर होता था। वहीं 10 अमीर के बराबर एक मालिक होता था। वहीं 10 मालिक के बराबर एक खान हुआ करता था। फ्रेंड्स, ये सब सैनिकों का संगठन है और इसका एक हेड हुआ करता था। जैसे 10 का एक सरे एक खेल कहते थे, 10 सरे हेल का हेड एक सीफ हसालार होता था। वहीं 10 सीफ हसालार का हेड एक अमीर होता था। वहीं 10 अमीर का हेड एक मालिक होता था और 10 मलिक का हेड एक खान हुआ करता था। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स सैनिक व्यवस्था को देखा, सैन्य संगठन के विषय में देखा। अब हम जानकारी हासिल करते हैं कि न्याय और दंड व्यवस्था कैसी थी। तो न्याय और दंड व्यवस्था की बात करें तो ये काफ़ी कठोर था, कठोर न्याय व्यवस्था थी। क्योंकि राज्य का जो सबसे न्याय प्रधान था वो कोई और नहीं, सुल्तान खुद ही हुआ करता था। हालांकि न्यायाधीश भी रहा करते थे। और धार्मिक मामलों के लिए सद्र ये सुदूर और साथ में काजी जो है वो धार्मिक मामले के संबंध में न्याय किया करता था। अब कुछ विभाग देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे दीवान ए मुस्तक राज। दीवान ए मुस्तक राज जो है वो वित्त विभाग का हेड हुआ करता था और इसकी स्थापना जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। वहीं दीवान ए कोही की बात करें तो यह कृषि विभाग का हेड था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। वहीं दीवान ए अर्ज की बात करें तो यह सैन्य विभाग का हेड था जिसकी स्थापना बलबन के द्वारा किया गया। वहीं दीवान ए बंदगान की बात करें तो यह दास विभाग का हेड था जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और आपको ये तो पता ही होगा कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 से भी ज़्यादा दास रहा करते थे। वहीं दीवान ए खैरात की बात करें तो यह दान विभाग का हेड था जो कि इसकी भी स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। वहीं दीवान ए इस्तिहाक की बात करें तो यह पेंशन विभाग का हेड था। इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। समाज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मुसलमान जो है वो कई वर्गों में विभाजित था। हिंदू में भी जाति व्यवस्था थी, दास व्यवस्था ठीक थी, लेकिन इनकी स्थिति जो है वो ठीक ठाक थी। स्त्रियों की दशा उतनी भी अच्छी नहीं थी। वहीं अर्थव्यवस्था की बात करें फ्रेंड्स, तो भारत पहले से ही एक समृद्ध देश था और कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे उद्योग व्यवस्था भी इस समय में ठीक थी, व्यापार व्यवस्था भी ठीक थी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।